दोस्तों, टॉपर्स तक चैनल में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा गया है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। दोस्तों, वह समय भी आएगा जब हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे हम लोग। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी मंजिल है उस मंजिल पर लगातार आप दिल से मेहनत करें और आप सभी बच्चे, आप सभी दोस्त अपने मंजिल को ज़रूर पा सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, हमने इकोनॉमी का एक सीरीज स्टार्ट किया था और चैप्टर फर्स्ट हम लेकर के चल रहे थे और डेवलपमेंट चैप्टर जो है, मुझे उम्मीद है कि आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पहले वीडियो मैं पढ़ाया था, जो समझाया था, अगर कोई तरीका और आपका सुझाव आता है कि सर इस तरीके से थोड़ा और समझाया जाए, तो दोस्तों आपका सुझाव जो है बिल्कुल मैं तहे दिल से उसका स्वागत करूँगा। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जा कर के सुझाव ज़रूर दें। और दोस्तों, एक और बात है कि मेरे टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से आप ज़रूर जुड़ें, वहाँ लिंक दे दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल से आप सभी ज़रूर जुड़ें। बहुत सारे मैसेज आपको वहाँ से मिल जाते हैं कि कौन सा फॉर्म कब निकलता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये सारा चीज़ वहाँ से अभी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, हम बिना कोई देर किए हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं और डेवलपमेंट चैप्टर का आज हम आगे वाला सीरीज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं। दोस्तों, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम का मतलब होता है आय, किसी व्यक्ति की जो आमदनी हुई है उसे इनकम कहते हैं। और अदर क्राइटेरिया, जैसे डेवलपमेंट करने के लिए केवल इनकम ही काफ़ी नहीं है। एक व्यक्ति अगर 50,000 रुपये कमाता है और वह गंदे जगहों में रह रहा है, अगर वह ऐसे जगह रह रहा है जहां ऑक्सीजन उसे नहीं मिल रहा है, चारों तरफ गंदगी है, तो क्या उसका डेवलपमेंट हो सकता है? चारों तरफ कूड़े के घेर हैं, कूड़े के ढेर में वो रह रहा है और वो 1 लाख रुपये महीना अभी अगर कमाता है, अगर उसकी 1 लाख रुपये कमाई गई मेहनत जो है वो 70,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये अगर उसकी दवाई में चली जाती है, अगर उसके इलाज में चला जाता है, क्या वह डेवलपमेंट कर पाएगा? इसीलिए यहाँ कह रहा है केवल इनकम, केवल आमदनी, केवल पैसे से कोई व्यक्ति डेवलप नहीं कर सकता। उसके डेवलप करने के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। उसका स्वास्थ्य उतना ही ज़रूरी है, उसका एजुकेशन उतना ही ज़रूरी है, उसके जॉब का सिक्योरिटी उतना ही ज़रूरी है, उसे आने जाने की सुविधाएं उतनी ही ज़रूरी है, जिस जगह रहता है उस जगह सेफ्टी होना भी ज़रूरी है। तो हर तरह से जब आप किसी कंट्री में रहते हैं और उस कंट्री में जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है सरकार के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा, तभी हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या आज तालिबान का व्यक्ति डेवलप कर पा रहा है? अब मैंने पिछले क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था, आपने भी यूट्यूब पर देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में एक व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा चैनल का पत्रकार था और आज वो भीख मांग कर खा रहा है। रीज़न क्या है कि उसे उस टीवी चैनल को सरकार ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया और जितने भी लोग उसमें एम्प्लॉय थे उसे वहाँ से निकाल दिया गया और कहीं भी नौकरी पर रखने से उसे मना कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि केवल कोई पैसे से, केवल कोई जॉब से डेवलप नहीं कर सकता। इसीलिए डेवलपमेंट करने के लिए एक देश के सरकार के द्वारा हर अपने नागरिकों को हर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी जो उसको ज़रूरत है, जहां उसको सेफ्टी मिलता है, तभी वह व्यक्ति डेवलप कर पाएगा और तभी पूरे देश के नागरिक डेवलप कर पाएंगे और तभी पूरा देश डेवलप कर पाएगा। चलिए, हम समय को बिना बर्बाद करते हुए, जाया करते हुए हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि when are looking individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security। या वही कह रहा है कि व्यक्ति जो है केवल इनकम के बारे में नहीं सोचता। कि व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जब जॉब करता है या कोई भी काम करता है, केवल वो आमदनी के बारे में, अपने इनकम के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचता है, दूसरों से रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचता है, दूसरों से इक्वालिटी के बारे में भी सोचता है, दूसरों से आज़ादी के बारे में भी सोचता है। यानी यहाँ कह रहा है केवल वो गोल्स के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सिक्योरिटी भी होना ज़रूरी है।
अगर मान लीजिए मैं 9 बजे अपने जॉब से अपने घर जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे ये हमेशा डर लगता है क्या पता आतंकवादी मुझे मार दें या मुझे कोई डाकू मुझे मार दे, तो क्या मैं अपना डेवलपमेंट कर पाऊँगा? मैं खूब पैसा कमाता हूँ लेकिन आसपास में लोग जो ऊंची जाति के लोग हैं वो मेरा ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या मैं अपना डेवलपमेंट कर पाऊँगा? इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है कि मेरे पास भी उतना ही पैसा है जितना एक अमीर व्यक्ति के पास पैसा है, लेकिन मैं सरकारी ऑफिस में जाकर के अपना ट्रीटमेंट कराता हूं और कोई व्यक्ति बिना ट्रीटमेंट का अगर मर जाता है, तो इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हर व्यक्ति, जैसे हमारे देश में क्या है, गरीब सरकारी अस्पताल में जाते हैं और जो अमीर व्यक्ति हैं वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, वो बिना लाइन में लगे वो जाता है और मोबाइल से नंबर लगा देता है और आधे घंटे में जा करके वो ट्रीटमेंट करा के चला आता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति सुबह से शाम तक वो धक्के खाता फिरता है और उसके बाद भी डॉक्टर उसको देख नहीं पाते हैं। क्या इस तरह से हम अपने देश का डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फ्रीडम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर फ्रीडम नहीं है तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप म्यांमार बर्मा में देख रहे हो, जैसे आप श्रीलंका में भी आपने चैप्टर में देखा था कि श्रीलंका में भी जो है तमिल और सिंगली लोगों में किस तरीके से 1956 से ही वहाँ स्ट्रगल संघर्ष हो रहा है। तो इस तरह से जिस म्यांमार बर्मा में, चाइना में, कई सारे कंट्री हैं, अफगानिस्तान में, जहाँ फ्रीडम नहीं है वहाँ लोग डेवलप नहीं कर सकते, और जब लोग डेवलप नहीं करेंगे उस कंट्री के तो वह देश डेवलप नहीं कर पाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, कह रहा है सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, जब हम अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, वी में बिसाइड्स एवरेज इनकम, जब हमें एक अकेले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तब तो हम पर्सनल व्यक्ति के इनकम के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम अपने पूरे कंट्री के बारे में सोचते हैं, कंट्री में 1 अरब 33 करोड़ आबादी हमारे देश में रह रहा है, तो कहने का मतलब है जब हम अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं या जब हम अपने एक मोहल्ला के बारे में सोचते हैं तब हम केवल एवरेज इनकम की बात सोच सकते हैं। थिंक ऑफ अदर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, हाँ ये बात सच है कि जब हम अपने पूरे कंट्री के बारे में सोचते हैं, जब हम अपने एक बड़े समुदाय के बारे में सोचते हैं, पूरे गांव के बारे में सोचते हैं, तो हम केवल वहाँ पैसे के बारे में नहीं सोचते, वहाँ हम इक्वालिटी के बारे में भी, वहाँ हम फ्रीडम के बारे में भी, वहाँ हम रिस्पेक्ट के बारे में भी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम सोचते हैं। और तभी जब एक व्यक्ति को ये सारी चीज़ें, पैसे के साथ साथ उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसे के साथ साथ उसे फ्रीडम मिलेगा, पैसे के साथ साथ उसे सिक्योरिटी मिलेगा, पैसे के साथ साथ उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, तभी व्यक्ति डेवलप कर पाएगा और तभी देश डेवलप कर पाएगा। अमेरिका में ये सारी चीज़ें हैं व्यक्ति के पास। अमेरिका में क्या क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रिस्पेक्ट भी करता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, एक इक्वल ट्रीटमेंट है। वहाँ सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल में कोई अंतर नहीं है, सेम चार्जेज है। फ्रीडम वहाँ सभी व्यक्ति के पास है और सभी व्यक्ति के पास इक्वल जो है एट्रीब्यूट्स है। तो इस प्रकार से तभी अमेरिका इतना डेवलप कर पाया है। दोस्तों आगे हम देखते हैं। What could these attributes be, कह रहा है ये जो एट्रीब्यूट्स का मतलब है विशेषताएं, ये विशेषताएं क्या हो सकती है, यानी कहने का मतलब है कि ये कैसे हो सकता है। देखते हैं हम लोग। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको टेबल 1.3 को समझते हैं। टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स, कुछ स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम है। हरियाणा में पर कैपिटा इनकम जो है 2,36,147 रुपये, 2,36,147 है। केरला में 2,04,105 रुपये एनुअल इनकम पर कैपिटा इनकम है और बिहार में केवल 40,982 रुपये पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम तो आप देखो कि हरियाणा में या पंजाब में बहुत अधिक है, हरियाणा में बहुत अधिक है, केरला में बहुत अधिक है, जबकि बिहार का, उड़ीसा का, झारखंड का, इन सब राज्यों का जो पर कैपिटा इनकम है, सालाना जो इनकम है वो कितना कम है। तो ऐसे में जो है हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं
कि सभी राज्य का एक जैसा विकास होगा, सभी राज्यों का एक जैसा डेवलपमेंट होगा। यहाँ भी वही देखते हैं हम लोग। यहाँ भी वही देखते हैं। What could these attributes be? Let us examine this through an example 1.3. Table 1.3 gives per capita income of Haryana, Kerala and बिहार। केरला और बिहार का हमने देखा कि कितना अधिक पर कैपिटा इनकम था, जबकि बिहार का हमने देखा कितना कम पर कैपिटा इनकम था। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस फॉर 2018-19 में जो करेंट बुक अभी एनसीईआरटी का अवेलेबल है ऑनलाइन, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपके बुक में जो फिगर है वो अलग हो सकता है। पुराने वाले बुक में, हिंदी वाले में या इंग्लिश वाले में पंजाब का, केरल का और बिहार का दिया हुआ है, और ये 2002-03 का या 5-6 का इसमें पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है। पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति की जो आय है, इनकम है एक साल में, वो कितना है। तो यहाँ 2018-19 के अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा, केरला इनकी बहुत अधिक है, करीब करीब 2 लाख से ऊपर है एक साल की इनकम, जबकि बिहार की पर कैपिटा इनकम हर एक व्यक्तियों का अगर देखा जाए तो 40,000 के आसपास है। तो ऐसे में हम कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे भारत का एक जैसा विकास होगा। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। कह रहा है इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म का, इस इतना डिफिकल्ट चीज़ों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखते हैं। रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। कह रहा है रफली वी कैन टेक इट टू पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट। हाँ तो दोस्तों, तो वही कह रहा है कि लेट अस इग्नोर दैट। इन चीज़ों को हम अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन हम जो है रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट, यानी हम एक एक राज्य की पूरे साल की इनकम, हर व्यक्ति की पूरे साल की इनकम क्या है उसको लेकर के चलते हैं। देखते हैं we find of the 3 states हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तीनों राज्यों में अगर देखा जाए तो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत अधिक थी, जबकि बिहार की जो है पर कैपिटा इनकम, बिहार इज एट द बॉटम, यानी बिहार इज एट द बॉटम, यानी बिहार की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत कम थी, जबकि हरियाणा और केरल की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक थी। आगे देखते हैं। दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्नड Rs 2,36,147 इन 1 ईयर। एक व्यक्ति हरियाणा में एक साल में 2,36,147 रुपये एक एक व्यक्ति कमाता है हरियाणा में, जबकि ऑन एवरेज अ पर्सन इन बिहार, जबकि एक बिहार में एक व्यक्ति जो है ओनली अराउंड 40,982, यानी करीब करीब 41,000 के आसपास बिहार में एक व्यक्ति कमाता है। अब आप देखो, बिहार से 5 गुना 6 गुना अधिक हरियाणा के हर व्यक्ति की इनकम है। बिहार से 6 गुना से अधिक इनकम केरल की और पंजाब की व्यक्ति की इनकम है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो क्या हम यदि, यानी वही कह रहा है, यदि हम पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट के मेजरमेंट के रूप में अगर लें, अगर कि ये कहें कि भाई जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक है वो डेवलप्ड स्टेट है और जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है वो अनडेवलप्ड स्टेट है, तो ऐसे में हरियाणा, पंजाब, केरला ये डेवलप्ड स्टेट कहलाएगा, जबकि बिहार, उड़ीसा और ईस्टर्न यूपी ये क्या करेगा, अनडेवलप्ड स्टेट कहलाएगा। यहाँ वही कह रहा है हरियाणा विल बी कंसीडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लिस्ट डेवलपमेंट स्टेट ऑफ द 3, यानी 3 राज्यों में हरियाणा जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट कहलाएगा, जबकि जो बिहार है वो बहुत ही कम डेवलप्ड कहलाएगा। बिहार जो है वो तीनों में बहुत कम डेवलप कहलाएगा। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा pertaining to these states given in table 1.4, और
आगे हम जो है टेबल 1.4 में देखते हैं कि किस किस राज्यों की क्या इनकम है और किसके आधार पर हम कैसे किस राज्य को डेवलप्ड स्टेट कह सकते हैं, वहाँ के लोगों को विकसित कह सकते हैं, जबकि किन राज्यों को इनकम के आधार पे किसकी जिसकी आमदनी कम है उसे अनडेवलप कह सकते हैं, उसे विकासशील कह सकते हैं या गरीब राज्य कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब हम टेबल 1.4 पर देखते हैं और टेबल 1.4 को देखने के बाद हम यह अनुमान लगाते हैं कि भाई हरियाणा केरला कैसे डेवलप्ड स्टेट है और बिहार उड़ीसा कैसे कम डेवलप्ड स्टेट है यानी पुअर स्टेट है, उसको देखते हैं हम लोग। सम कंपेयर डेटा ऑन हरियाणा केरला एंड बिहार, यानी कह रहा है हरियाणा केरला और बिहार में कुछ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और उसके आधार पे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। देखो दोस्तों, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2018 के अकॉर्डिंग हरियाणा में 1000 बच्चे जन्म लेने पे केवल 30 बच्चे मर रहे थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है इन्फेंट कि बच्चों शिशु मृत्यु दर यानी एक शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं अभी हम आगे इसी में देखेंगे। 1000 बच्चे एक साल में हरियाणा में अगर जन्म लेता है, एक साल में 1000 बच्चों में से केवल 30 बच्चे मर रहे हैं, जबकि केरला में केवल 7 बच्चों की डेथ हो रही है, मर रहे हैं, जबकि बिहार में 32 बच्चों की डेथ हो जा रही है। देखो इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में अभी हम तुलना करेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। हरियाणा में 2017-18 के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर का मतलब होता है, लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। लिटरेसी रेट को भी हम डिफाइन करते हैं कि एक राज्य में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 7 वर्ष या उससे अधिक हो रही हो और उसे पढ़ना और लिखना दोनों आता हो, उसे साक्षरता कहेंगे, उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को केवल पढ़ना आता है तो उसे केवल उसे साक्षर नहीं कह सकते, पढ़ने के साथ साथ लिखना दोनों आता हो उसे साक्षर कहेंगे, उसे एजुकेट पर्सन कहेंगे, वही लिटरेसी में काउंट होता है। तो यहाँ 2017-18 के अकॉर्डिंग हरियाणा में 82% लोग पढ़े लिखे हैं, केरला में 94% लोग पढ़े लिखे हैं और बिहार में केवल 62% लोग पढ़े लिखे हैं। अब आप सोचो कि आप कहेंगे सर बिहार तो शुरू से ही पिछड़ा हुआ है, बिहार के लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, बिहार में एजुकेशन की कमी है और सरकार नहीं कर पा रही है इन चीज़ों को कि हर जगह स्कूल नहीं खोल पा रही है, टीचर की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल अगर खुला हुआ है तो टीचर पढ़ा नहीं रहा है, इसका अगर टीचर पढ़ा भी रहा है तो वहाँ कमरे नहीं है, गर्ल्स के लिए फैसिलिटी नहीं है स्कूलों में, तो इसीलिए तो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि 100 बच्चों में से या 1000 बच्चों में से 100 बच्चों में से कितने बच्चे 2017-18 के अकॉर्डिंग स्कूल जाते हैं। अब देखो 2017-18 के अकॉर्डिंग 100 बच्चों में से 61 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। कहाँ पे? हरियाणा में। केरला में 83 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बिहार में मात्र 43 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ अब देखो अब थोड़ा सा तुलना करते हैं। हरियाणा में इसका मतलब है कि एजुकेशन की फैसिलिटी तो ठीक है, हर जगह स्कूल की सुविधाएं हैं, वहाँ टीचर पढ़ा भी रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भी मेडिकल फैसिलिटी ठीक नहीं है। 30 बच्चे मर जा रहे हैं 1000 बच्चों में से, जबकि केरला में मेडिकल की फैसिलिटी कितनी बढ़िया है कि केवल 7 बच्चों की डेथ हो रही है। इसका मतलब है कि केरल की गवर्नमेंट ने हर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पे सरकारी अस्पताल बना रखा है और कोई व्यक्ति अस्पताल ले जाते इतना अच्छा सुविधा है कि वहाँ किसी बच्चों को मरने नहीं दिया जा रहा है। तो केरल डेवलप करेगा या नहीं करेगा? केरल में मरने की दर भी कम है, लिटरेसी रेट, लोग पढ़ने में 94% लोग 94% लोग पढ़े लिखे हैं और 100 बच्चों में से 83 बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए विद्यालय स्कूल जा रहे हैं। तो क्या हरियाणा डेवलप करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। केरला डेवलप करेगा या नहीं करेगा? हरियाणा में भी देखो 82% एजुकेशन है और 61% जो है अटेंडेंस रेशियो है, यानी अटेंडेंस रेशियो 100 बच्चों में से 61 बच्चे 2017-18 के अकॉर्डिंग स्कूल जा रहे हैं, जबकि बिहार में 32 बच्चों की मौत हो जा रही है। केवल लिटरेसी रेट 62% है और
अटेंडेंस रेशियो कितना कम है, 100 बच्चों में से 100 लड़के लड़कियों में से केवल 43 बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। तो क्या ऐसे में बिहार का डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या ऐसे में पूरे देश का डेवलपमेंट हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों आगे देखते हैं। कई सारे बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं कि सर बहुत किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल समझाने लग जाते हो। दोस्तों फिर आप कई बार कहने लग जाते हो कि सर आपने थोड़ा कम समझाया, हमें समझ ही नहीं आया। इसलिए मैं इतना अच्छे से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। एक बार आपने वीडियो देखा, एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ये सोर्स कहाँ से लिया है इन्होंने? इकोनॉमिक सर्वे 2020 हर साल इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे निकालता है। तो 2020 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये यहाँ बुक में नए वाले जो बुक NCERT है उसमें छपा हुआ है और उसी से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है। 9th क्लास में हमने बच्चों को पढ़ाया था NSSO, गरीबी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सर्वे निकालने का काम भारत सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और यही NSSO, जिसका फुल फॉर्म CBSE ने कई बार पूछा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट नंबर 585, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कमेंसमेंट, यानी इस ऑफिस में इस सर्वे का हेडक्वार्टर है और यही जो है इन सब चीज़ों को जारी करता है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन द टेबल। ये जो है ये कई सारे एग्जाम्स में अभी बिहार PCS, UP PCS या कई सारे एग्जाम में 1-2 साल पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। एक साल जन्म लिया और एक साल उम्र होने के पहले जो बच्चा मर जाता है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर। यानी एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया और 1000 बच्चों में से एक साल से पहले जब जितने बच्चे की डेथ हो जाती है, जितने बच्चे मर जाते हैं, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी अगर किसी राज्य में 1 लाख बच्चों ने जन्म लिया और अगर 500 बच्चे मर गए तो 1000 के रेशियो में उसे निकाल लेंगे। उसी प्रकार अभी हमने देखा था टेबल में कि केरल में जो है बच्चों के मरने की दर भी कम है, तो इसीलिए केरल जो है वो डेवलप्ड स्टेट कहलाता है। और बिहार में बच्चों के 1000 बच्चे ने जन्म लिया, उसमें से मरने वाले बच्चों का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बिहार जो है अनडेवलप्ड स्टेट कहलाता है। दूसरा है दोस्तों लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को हिंदी में कहते हैं साक्षरता दर। पढ़े लिखे लोग क्या कह रहा है? मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट प्रोपोर्शन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल से अधिक उम्र के बच्चे जिसको पढ़ना और लिखना दोनों आता हो, उसे लिटरेसी रेट, उसे साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर का मतलब है पढ़ना लिखना जिसको आ रहा है, और जिसकी उम्र इंडिया में 7 ईयर्स या उससे अधिक हो रही हो, उसे पढ़े लिखे में काउंटिंग किया जाता है। तो अगर कहीं आता है तो आप सेम ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी निवल उपस्थिति अनुपात। नेट मतलब निवल, अटेंडेंस मतलब रजिस्टर उपस्थिति, जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, और रेशियो मतलब अनुपात। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in same age group। 14-15 साल, 14 और 15 साल, 2 एज ग्रुप को शामिल किया गया। इस एज ग्रुप के जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उसे नेट अटेंडेंस रेशियो, निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। अभी हमने केरल में देखा था कि करीब 83 के आसपास बच्चे जो है, 100 बच्चों में से 83 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वहाँ भी हरियाणा में भी हमने देखा करीब 61 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जबकि बिहार में केवल 43 बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्यों नहीं स्कूल जा रहे हैं। रीज़न क्या है वही हमने अभी बताया। एक तो स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, दूसरा स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, क्या मिड डे मील नहीं सही टाइम से पड़ता है, स्कूल में वॉशरूम नहीं है, गर्ल्स के लिए सुविधाएं नहीं है, टीचर ढंग से पढ़ाता नहीं है, साफ़ सफाई की सुविधाएं नहीं है, गरीबी है, बच्चे चाहते हैं कि भाई हम पढ़ने जाएंगे उतने देर में कुछ कमा लेंगे। तो ये सारे रीज़न हैं, इसलिए बच्चे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। जबकि दिल्ली में आप देखो करीब करीब अगर पूरे दिल्ली का अगर देखेंगे आप तो कम से कम जो है 90% अटेंडेंस रेशियो है, यानी 100 में से 90 से 95 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो जब बच्चे स्कूल जाएंगे तभी तो पढ़ेंगे लिखेंगे, और जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी वो उसको अच्छा रोजगार मिलेगा, तभी हर तरह की सुविधाएं मिलेगी और तभी उसका डेवलपमेंट होगा। और इसी प्रकार जब पूरे देश के नागरिकों को हर तरह की सुविधाएं मिलेगी तभी उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कि चलिए हम लोग देखते हैं what does this table show, what does this table show? The first column of table shows that in Kerala out of 100,000 children born, 7 died before completing 1 year of age, but in Haryana in the proportion of children dying within 1 year of birth was 30। थोड़ा सा देखते हैं, इसको समझते हैं। कह रहा है कि ये टेबल हमने अभी जो ऊपर देखा क्या बता रहा है। फर्स्ट कॉलम में ये बता रहा है कि केरला में 1000 बच्चों ने जन्म लिया और केवल एक साल कंप्लीट होने से पहले केवल 7 बच्चे मर रहे हैं। जबकि हरियाणा में क्या हो रहा है, पर हरियाणा में 30 बच्चे डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, 30 बच्चे मर जा रहे हैं, विच इज नियरली 3 times मोर देन ऑफ केरला। यानी जो केरला में जो केरला में मरने की दर है वो कितना कम है। इन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरला एज शोन इन टेबल 1.3। जस्ट थिंक हाउ डियर you are your parents, think on how everyone is so happy when child is born। यहाँ कह रहा है कि थोड़ा सा पर कैपिटा इनकम हरियाणा का हमने देखा और थोड़ा केरला का भी देखा। अब थोड़ा सा ये सोचो आप कि यहाँ कह रहा है कि योर पेरेंट्स थिंक टू हाउ एवरीवन इज सो। आपके घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर वाले कितने खुश होते हैं, घर वाले व्हेन चाइल्ड इज बॉर्न कितने खुश होते हैं, सो हैप्पी। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हु चिल्ड्रन डाई बिफोर देन एवरी इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। आप सोचो कि किसी घर में अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो वो कितने खुश होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ये भी सोचो, अगर जिस घर में पहला बर्थडे मनाने से पहले यानी 1 साल पूरा होने से पहले अगर वो बच्चे की डेथ हो जाती है, अगर वो बच्चे की मौत हो जाती है, हाउ पेनफुल इट मस्ट टू बी दीज पेरेंट्स। उस पेरेंट्स के लिए, उस माँ बाप के लिए वो कितना दुखदाई होता है, वह कितना दर्द भरा होता है कि बच्चों ने जन्म लिया, कितना खुशी हुआ, लेकिन 1 साल पहला बर्थडे नहीं मना पाया और 1 वर्ष से पहले अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो उस पेरेंट्स के ऊपर कितना दर्द होता है, उस पेरेंट्स को कितना दुख होता है। कह रहा है नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा पर्टेन्स, इट इज़ 2018। यह डाटा बहुत पहले का नहीं है, यह डाटा आज से 200 साल पहले का नहीं है दोस्त, ये 2018 का डेटा है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑन ओल्ड टाइम। हम पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज से 200 साल 150 साल 100 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। ये डेटा कब का है, 2018 का डेटा है। इट इज़ 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल। हम तब की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 में भी तब की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के 70 साल के बाद, स्वतंत्रता के 75 साल के बाद हम ये बातें पढ़ रहे हैं। और कब पढ़ रहे हैं, जब मेट्रो सिटीज आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग। बड़े बड़े मेट्रो सिटी में बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पटना, कानपुर, लखनऊ, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल बन रहा है। एक तरफ तो व्यक्ति
5% से 10% व्यक्ति डेवलप्ड होने की बात कर रहा है, जबकि वहीं 90% लोगों के पास आज भी खाने के लिए सही से अनाज नहीं है, आने जाने के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं है, उनके पास पढ़ने लिखने के लिए स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास ट्यूशन पढ़ने का पैसा नहीं है, उनके पास कपड़े पहनने के लिए 3-4 जोड़ी कपड़े नहीं है। तो क्या ऐसे में हम अपने देश के डेवलपमेंट की बात सोच सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, तो कह रहा है द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कह रहा है ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये केवल बच्चों के मरने की दर पर समाप्त नहीं होती है। केवल बच्चे मर जा रहे हैं, केवल वही समस्या नहीं है। हाँ तो दोस्तों, द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows that about half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8th। यानी 8 साल से 8वीं क्लास में पढ़ने वाले, क्लास 8 में पढ़ने वाले 14 साल से 15 साल के बच्चे जिसको स्कूल में पढ़ना चाहिए, वो स्कूल अटेंड नहीं करके स्कूल से बाहर घूम रहे हैं। वो कहाँ घूम रहे हैं? स्कूल से बाहर। दिस मीन्स दैट if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class friends would be missing। यानी अगर आप बिहार के स्कूल में पढ़ रहे होते तो शायद आप स्कूल में नहीं होते, या आप क्लास को मिस कर रहे होते, क्लास में पढ़ने लिखने के काबिल नहीं होते। रीज़न क्या है? इतनी गरीबी है वहाँ कि लोग जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, और नहीं जाने के पीछे भी और कई सारे रीज़न हैं। एक तो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, एक अच्छे टीचर को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, टीचर को सही टाइम पे सैलरी नहीं दिया जा रहा है, स्कूलों में जो है हर तरह की पानी पीने की फैसिलिटी नहीं है, साफ़ सफाई की सुविधाएं नहीं है। इन सभी कारणों की वजह से केवल एक रीज़न नहीं है, बच्चा नहीं जा पा रहा है, उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर इफ दिस हैड हैपेंड टू यू। कह रहा है कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो आपके कक्षा के क्लास के आधे से अधिक बच्चे गायब होते। तो ऐसे में इफ़ दिस हैड हैपेंड टू यू, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वट यू आर रीडिंग नाउ। जो आप अभी पढ़ रहे हो, रीडिंग नाउ, अभी आप वीडियो देख रहे हो, 9th-10th में पढ़ रहे हो, अगर आप बिहार में होते तो शायद नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब सरकार हर तरह की सुविधाएं नहीं देगी, जब स्कूलों में हर तरह की फैसिलिटी नहीं होगी, लोगों के पास खाने का सिक्योरिटी नहीं होगा, तो बच्चे जो बच्चे भूखे हैं, जिनको घर में खाना नहीं मिल रहा है, क्या वो स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए? तो स्कूल कब जाएंगे? जब हर बच्चों को भोजन मिल रहा हो। दिल्ली में क्या कर रही है सरकार? जो है हर बच्चों को, गरीब अमीरों को मिड डे मील दे रही है, और खाने पीने का भी 25 किलो अनाज, गेहूं चावल उसे मिल जा रहा है। तो सरकार, व्यक्ति के पास खाने पीने की दिक्कत नहीं है, जो व्यक्ति है उसको रोजगार भी, काम धंधे भी मिल जा रहे हैं। तो स्कूलों में हर तरह की सुविधाएं भी है, पढ़ाई भी होती है, सारी फैसिलिटी है। इसीलिए जो केरला है, जो हरियाणा है, जो पंजाब है, जो दिल्ली है, इन सब स्टेट्स में ये सारी सुविधाएं सरकार ने किया है, इसीलिए बहुत अधिक बच्चे स्कूल अटेंड कर पाते हैं। जबकि इन राज्यों में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या कई सारे और जहां राज्य हैं जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके नहीं जाने के पीछे कई सारे रीजन हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर। इन सारे राज्यों में, बिहार वगैरह में जो मोस्ट बेबीज हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, उनको बेसिक हेल्थ केयर भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। डॉक्टर की फैसिलिटी है ही नहीं। अगर एक हॉस्पिटल है तो वो केवल उसके डिस्ट्रिक्ट में है, और एक डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 300 से 400 गांव हैं। पूरे 400 गांव में करीब एक गांव में जो है 500-1000 लोग रह रहे हैं। पूरे गांव का व्यक्ति एक ही शहर में सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए जाता है, तो क्या वो व्यक्ति अपना इलाज करा के आ पाता है? वो इलाज कराते कराते वो आधा तो वही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जिस राज्य में, जिस स्टेट्स में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, जिस राज्य में एजुकेशन रेशियो अच्छा नहीं होगा, क्या वहाँ व्यक्ति डेवलप कर पाएगा? तो यही सारे रीज़न है कि व्यक्ति जो है वो नहीं कर पाता है डेवलप। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। पब्लिक फैसिलिटीज़ को देखते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं जो सरकार देती है हम लोगों को, पूरे देश के नागरिकों को, या एक राज्य का गवर्नमेंट जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ देता है, उसको देखते हैं। हाउ इज इट
that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in this crucial age। कह रहा है कि जो हरियाणा है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा इनकम है, केरला से भी ज़्यादा इनकम हरियाणा का है, बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज, लेकिन वो केरल से कुछ मामले में पीछे है। द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यहाँ कहने का मतलब ये है कि पैसे से आप सब कुछ खरीद नहीं सकते। मनी इन योर पॉकेट, अगर पैसा आपके जेब में है, आपके जेब में अगर पैसा रखा हुआ है, बाय ऑल द गुड्स, आप सारे चीज़ें खरीद सकते हो, एंड जॉब भी खरीद सकते हो। कई बार देखते हो पैसे लेकर के कोई जॉब खरीद लेता है। दैट यू मे नीड टू लिव वेल, जिससे आपका जीवन जो है वो अच्छा हो जाए। आप पैसे से सब कुछ तो खरीद सकते हो, लेकिन आप जो है यह कह रहा है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई, मनी से, पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, बहुत कुछ। मनी से कपड़ा खरीद सकते हैं, हम एजुकेशन खरीद सकते हैं, कई बार हम नौकरी भी खरीद लेते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते। अब कई सारे बच्चों को हंसी आ रहा होगा कि सर मनी से क्या नहीं खरीद सकते। अभी हम देखेंगे तो आपकी हंसी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। मनी से हम कपड़ा खरीद सकते हैं, मनी से हम अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, मनी से हम बिल्डिंग खरीद सकते हैं, मनी से हम पानी खरीद सकते हैं, मनी से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते। क्या क्या नहीं खरीद सकते वो देखते हैं। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज। यहाँ वही कह रहा है कि जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाओं का प्रयोग कर सकता है, कितनी, यानी एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन एबल, जितने भी चीज़ें हैं वो मनी से हम खरीद सकते हैं, वो यूज़ तो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, क्या वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकता है? क्या अगर अनिल अंबानी साहब हैं, रतन टाटा साहब हैं, या जो अमेरिका का जो भी बड़े बड़े बिलियनियर्स है, क्या वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकता है क्या? या एंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicines unless you can afford to shift a community that already has all these things। वही कह रहा है कि you can afford unless free environment और ensure that you get unadulterated medicine, यानी पैसे से आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। या अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन, बिना मिलावट की दवाएं, कई बार दवाई में भी मिलावट आ जाता है, कोई दवाई मिलावट वाला दवाई बिकने लग जाता है मार्केट में, तो क्या आप मेडिसिन से बिना मिलावट वाला दवाई खरीद सकते हो? अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दिस थिंग। क्या एक कम्युनिटी में रहने वाला, एक समुदाय में रहने वाला, क्या ये सब चीज़ें खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शस डिजीज। मनी से हम जो है ऐसा समुदाय नहीं खरीद सकते, ऐसा समुदाय नहीं बना सकते, ऐसा कॉलोनी नहीं बना सकते जिसमें कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़ता हो। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। इन सब कामों के लिए हम सभी लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। हम सभी लोगों को इसके लिए कदम जब तक नहीं उठाएंगे तब तक हम इन सब चीज़ों को दूर नहीं कर सकते। चाहे लोग कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, हम जिस तरीके से धरती पर गर्मी बढ़ती जा रही है, क्या हम ठंडा वातावरण खरीद सकते हैं? केवल हम कमरा तो एसी से बना सकते हैं, लेकिन केवल हम अपने लिए कर सकते हैं। पूरे समुदाय को हम वो सारी सुविधाएं नहीं दिला सकते जो हम पैसे से हम सोचते हैं या कर सकते हैं। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे। वही मैंने अभी कहा कि पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं,
लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, मिलावटी दवाओं से मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, मनी से जो है हम लोग और क्या नहीं खरीद सकते कि हम लोग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, सुरक्षा तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर पूरे समाज को सेफ्टी दिलानी हो तो हम उसको नहीं खरीद सकते। यहाँ वही कह रहा है कि एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे also the cheapest way is provide these goods and services collectively। यानी पूरे समुदाय को अगर सस्ते में पूरे समुदाय को अगर कोई सामान या सर्विस उपलब्ध कराना हो तब तो हम कर सकते हैं। यानी पूरे एक मोहल्ले को अगर कोई चीज़ उपलब्ध कराना हो तब तो सस्ते में उपलब्ध करवा सकते हैं। थोड़ा सा जस्ट थिंक, थोड़ा सोचते हैं। विल इट चैप्टर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ऑन सिक्योरिटी स्टाफ। यहाँ कह रहा है, थोड़ा सोचो कि विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर पूरे समुदाय के लिए अगर सुरक्षा उपलब्ध करानी हो, सिक्योरिटी उपलब्ध करानी हो, वो सस्ता होगा या हर घरों के लिए एक बॉडीगार्ड देना वो सस्ता होगा? थोड़ा सोचो आप कि नहीं, अगर एक समुदाय में रह रहा है, अगर 2 पुलिस दे देते हैं तो 500 लोगों की वो सुरक्षा कर सकता है। लेकिन अगर हर व्यक्ति के घर में एक बॉडीगार्ड देने लग जाए तो सरकार को कितना महंगा पड़ेगा और क्या उससे हम सेफ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। वॉट इट नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इज स्टडिंग। अगर आपके मोहल्ले में कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता हो, कोई भी बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता हो, क्या आप ऐसे लोकल लोग ऐसे गांव में ऐसे जगह रह करके आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। सब चीज़ के लिए माहौल चाहिए। तो वही कह रहा है, वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप ऐसे समुदाय में, ऐसे मोहल्ले में, ऐसे कॉलोनी में रहकर पढ़ पाएंगे जहाँ सभी बच्चे आवारागर्दी करते हों, जहाँ सभी बच्चे गुंडागर्दी करते हों, जहाँ सभी बच्चे चोर लुक्कड़ वाला काम करता हो? तो क्या ऐसे मोहल्ले में रह कर के आप पढ़ पाएंगे? तो कह रहे हैं आप नहीं पढ़ पाएंगे। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल्स एल्सवेयर। जब आपके पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ा सकें, वुड यू बी एबल टू स्टडी? नॉट अनलेस सम प्राइवेट स्कूल्स एल्सवेयर। आपको बाहर रख करके, यानी अच्छे स्कूलों में पढ़ाने में उनको उतनी कैपेसिटी नहीं है, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको पढ़ा सकें, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? So you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that government should open schools and provide other facility। तो जब हर व्यक्ति के पास पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, इतने अमीर नहीं है, तो सारे व्यक्ति, जब उस समाज के लोग क्या चाहते हैं कि भाई सरकारी स्कूल ऐसा हो जहाँ अच्छी पढ़ाई हो, जहाँ टीचर टाइम से आए, जहाँ स्कूलों में हर तरह की सुविधाएं सरकार करे और तभी हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो क्या आप सरकार से, क्या आप उस राज्य के गवर्नमेंट से क्या आप ये उम्मीद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? या वही कह रहा है कि पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स। गवर्नमेंट को स्कूल खोलना चाहिए, प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज, और गरीब लोगों के लिए भी हर तरह की सुविधाएं देनी चाहिए क्योंकि सारे लोग अमीर नहीं हैं। सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी, जिससे सभी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, जिसके पास पैसा नहीं है, जो वो सारे बच्चे स्कूलों में पढ़ सकें। इवन यद्यपि नाउ इन मेनी एरियाज, आज भी कुछ एरिया में, कुछ जगहों में, आज भी कुछ जगहों में बच्चे जो है, चिल्ड्रन पार्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल। आज भी बहुत सारे राज्यों में, खास करके बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, आज भी नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सब राज्यों में आज भी जो है लड़कियां जो है वो बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी। जो गवर्नमेंट है, जो सोसाइटी है, वो उनको हर तरह की सुविधाएं
उपलब्ध नहीं करा पाता है। स्कूलों में क्या उनके लिए वॉशरूम चाहिए, स्कूलों में उनको सेफ्टी चाहिए कि लड़का उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करे, रास्ते में आने जाने में कोई व्यक्ति उनसे छेड़छाड़ ना कर जाए। गांव में तो लड़कियां इसलिए भी पढ़ने नहीं जाती है कि उनको डर लगता है क्या स्कूल से उनका घर जो है करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कई बार 10 किलोमीटर है। मेरे गांव का जो स्कूल है आज भी वो करीब 5 किलोमीटर के 6 किलोमीटर के रेंज में, और आने जाने का जो रास्ता है वो सुनसान है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सी लड़कियां आज भी नहीं पढ़ाई करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में सरकार को क्या चाहिए और उस आसपास के गांव में रहने वाले लोग जो है वो सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि सरकार हम सभी लोगों के लिए स्कूल की अच्छी व्यवस्था करे, रास्ते में आने जाने की सेफ्टी व्यवस्था करे, हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दिलाए। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से जब हर सरकार, हर राज्य की गवर्नमेंट जब इसी प्रकार का कार्य करेगी तभी सब व्यक्ति डेवलप होगा, और तभी जो है पूरे जब सभी व्यक्ति डेवलप होगा तब राज्य डेवलप होगा, और इसी प्रकार जब सारे राज्य डेवलप होंगे तभी हमारा देश डेवलप हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि उचित मूल्य की दुकान है। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। केरला में जो बच्चों के मरने की दर है वो बहुत कम है, और वहाँ बेसिक हेल्थ और एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ है वो उस वहाँ की सरकार ने हर व्यक्ति के लिए दे रखा है। केरला के हम कहते हैं ना, केरला के लोग डेवलप हैं, अमीर होते हैं। रीजन क्या है भाई, हर व्यक्ति को हर तरह की सुविधाएं हैं, तो सभी व्यक्ति अमीर है वहाँ, सभी व्यक्ति पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। रीजन क्या है कि स्कूलों में हर तरह की सुविधाएं हैं, आने जाने में लड़कियों को डर नहीं लगता है, सरकार वहाँ स्ट्रिक्ट है, सरकार के द्वारा स्कूलों में हर तरह की सेफ्टी दिया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी है लोगों के लिए, आने जाने में बस तरह की सरकारी सुविधाएं दिया गया। तो जब सरकार ऐसी सारी सुविधाएं सभी लोगों के लिए देगा तो केवल 2% 5% लोग तो अमीर नहीं होंगे, सारे राज्य के लोग एक जैसे अमीर हैं वहाँ पे, तभी तो केरला का इतना डेवलपमेंट हो पाया है। आगे यहीं देखते हैं कि वह कह रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फंक्शन वेल। केरला में क्या है कि हर व्यक्ति को राशन की दुकान पे राशन जो है वो फ्री मिल रहा है। ये जो पीडीएस सिस्टम है, जो बांटने वाला जो सिस्टम है, वहाँ बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, काम करता है। कोई भी व्यक्ति पहुँच जाएगा, उसे सही तरीके से उसका राशन मिल जा रहा है, तो किसी व्यक्ति को वहाँ खाने पीने की, मेडिकल फैसिलिटी की, इन सब चीज़ों की चिंता ही नहीं है। तो व्यक्ति केवल कमाता है अपने प्रोग्रेस करने के लिए। जब हर तरह काम भी मिल जा रहा है, वहाँ लोगों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, राशन की दुकानों पे खाने पीने का राशन मुफ्त में मिल जाता है, तो ऐसे में वह देश, वह राज्य डेवलप करेगा या नहीं करेगा। जबकि बिहार में इन सब चीज़ों की कमी है, इसीलिए बिहार डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो इसमें सरकार को प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को प्रयास करना चाहिए, तभी वह हर राज्य डेवलप कर पाएगा जहाँ पे गरीबी है और जहाँ पे ये सब चीज़ों की सुविधाएं नहीं है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। यानी इन राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा में, केरला में, इन सब राज्यों में जहाँ जहाँ भी इन सब चीज़ों की सुविधाएं अच्छी है, तो वहीं कह रहे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी इन राज्यों में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, इन सब राज्यों में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जो खाने पीने की हेल्थ की सुविधाएं हैं, वो अन्य राज्यों से बेहतर है, अन्य राज्यों से अच्छा है। इसीलिए ये राज्य डेवलप कर राज्य कहे जाते हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा और ये सारे राज्य जो हैं पिछड़े हुए राज्य कहे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इस एक्टिविटी को हम लोग कर लेते हैं और देख लेते हैं एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी 2, स्टडी टेबल 1.5, स्टडी टेबल 1.5 carefully and fill in the blanks in following paragraphs. For this you may need to make calculation based on the table. Table 1.5 एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या सिचुएशन है, उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड स्टेट में रखेंगे या पुअर स्टेट में रखेंगे, थोड़ा इससे हम देखते हैं। दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट फॉर रूरल पीपल, गांव में रहने वाले लोगों के जो साक्षरता दर है, पढ़ने लिखने का जो रेट है, वो मेल के लिए 76% है, थोड़ा ठीक है, लेकिन फीमेल के लिए 54%, थोड़ा कम है। थोड़ा सा समझना यहाँ पे कि जो पुरुष हैं वहाँ तो 76%, हालांकि केरल, हरियाणा इन सब राज्यों से यहाँ कम है, लेकिन फिर भी 76% उत्तर प्रदेश में जो मेल हैं
पुरुष हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन महिलाओं की जो पढ़ने लिखने का रेशियो है उत्तर प्रदेश में भी कम है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स, 10 साल से 14 साल के बच्चे जो गांव में रहते हैं उनके पढ़ने लिखने का रेशियो केरल उत्तर प्रदेश में क्या है, 90% है। ये अच्छी बात है, 90% है। और लड़कियों का भी 87% है। इसका मतलब है वहाँ की सरकार ने इन एजुकेशन पर बहुत अच्छा काम किया है। तो यूपी का जो गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन पर बहुत अच्छा ध्यान दिया। जब सारी चीज़ों पर सरकार ध्यान देने लग जाएगा तो क्या यूपी भी केरला की तरह, यूपी भी हरियाणा और पंजाब की तरह डेवलप्ड स्टेट बन जाएगा। हालांकि एक चीज़ है कि केरला की पॉपुलेशन बहुत कम है जबकि यूपी का पॉपुलेशन बहुत अधिक है। यूपी की गवर्नमेंट ने काम तो एजुकेशन पर बहुत बढ़िया किया है और मेडिकल फैसिलिटीज़ पर भी, एजुकेशन पर भी लगातार वो बहुत अच्छे काम कर रहा है। लेकिन फिर भी चूँकि बड़ा स्टेट है, सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य है, आपको पता ही होगा सबसे अधिक जनसंख्या पूरे राज्यों में से उत्तर प्रदेश का ही है। तो इतने बड़े स्टेट को अगर इतनी तेज़ी से अगर गवर्नमेंट ने प्रोग्रेस करवाया है तो ये गवर्नमेंट के लिए काबिल तारीफ़ है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज ऑफ 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, यानी 10 साल से 14 साल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, मेल में 85% और 82%, यानी ग्रामीण बच्चों का जो प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन इन 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, तो 85% जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं और 82% जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो यूपी भी एजुकेशन में इन सब चीज़ों में काम कर रहा है, तो एक समय में यूपी भी डेवलप्ड स्टेट्स में आ सकता है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। चलो दोस्तों, तो हम थोड़ा एक्टिविटी 3 को देख लेते हैं कि एक्टिविटी 3 क्या कह रहा है। वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड टू इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। थोड़ा बॉडी मास इंडेक्स को हम लोग कैसे माप सकते हैं। बॉडी मतलब शरीर, मास मतलब द्रव्यमान, इंडेक्स मतलब सूचकांक। बॉडी मास इंडेक्स को शरीर द्रव्यमान सूचकांक को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा ये देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आसानी होगा कि आप जो है थोड़ा इसको समझेंगे। दिस इज ईजी टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से हर बच्चे का हाइट और वेट निकाल लो कि वो कितना हाइट है उसका, कितना वेट है उसका, वजन कितना है, 40 किलो है, 45 किलो है, 50 किलो है या 35 किलो है, और उसकी हाइट कितनी है, ये दोनों निकाल लो। टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम। ऑब्वियसली स्टूडेंट का जो वेट होगा वो किलोग्राम में ही होगा, 40 किलोग्राम, 45 किलोग्राम जो भी होगा। देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप स्केल ऑन वॉल एंड मेजरिंग एक्यूरेटली विद द हेड ऑफ स्ट्रेट। और लोगों का जो बच्चे हैं उनका दीवार में लगा करके उनका हाइट माप लो या स्केल से माप लो। कई बार हम लोग स्कूल वगैरह में क्या करता है कि भाई नाप करके उसका एक चिन्ह दे दिया और उसी हिसाब से सब बच्चों को फटाफट नाप करके उसको देखते जाते हैं, लिखते जाते हैं कि इस बच्चे का नाम ये है और इसकी हाइट इतनी है और इसका वेट इतना है। तो आगे देखते हैं। कन्वर्ट, आगे इस बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालेंगे उसको देख रहे हैं। कन्वर्ट इन द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स। अब आप क्या करो, जो सेंटीमीटर्स हाइट में मापा था आपने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी आपको पता ही होगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो अब क्या करना है, डिवाइड द वेट इन केजी, और केजी में वेट को डिवाइड कर लो बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। यानी आप क्या करो कि हाइट को आप क्या करेंगे कि हाइट को अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर इनटू मीटर, डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट, द नंबर यू गेट इज कॉल्ड BMI। क्या करिए, डिवाइड द वेट इन केजी बाय स्क्वायर ऑफ हाइट। आप अपने जितना भी हाइट हुआ आपका उसका स्क्वायर कर लो और उसके स्क्वायर से ऊपर किलोग्राम को लिखो। जैसे
45 किलोग्राम का मेरा वेट है और मैं हूँ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का हूँ, यानी 1 मीटर का हूँ। 1 मीटर का स्क्वायर कर लीजिए, 1 मीटर का स्क्वायर कर लिया और इससे उसको डिवाइड कर दिया। अगर अब वही इसको हम BMI इंडेक्स कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। देन लुक एट द BMI फॉर एज टेबल गिवन ऑन पेजेज 1991। वहाँ भी दिया गया है, वहाँ भी हम देखेंगे। आगे देखते हैं। अ स्टूडेंट्स BMI कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन दैट अंडरवेट और मोर ओबेसिटी। यानी कुछ बच्चे जो है अंडरवेट भी आएंगे और कुछ बच्चे का जो नॉर्मल ये होगा। तो फॉर एग्जांपल इफ़ अ गर्ल स्टूडेंट इज 14 ईयर्स, एक लड़की 14 साल की है, गर्ल स्टूडेंट इज 14 साल की है, 14 साल एंड 8 मंथ ओल्ड, 14 साल और 8 महीने की है, एंड द BMI इज 15.2 और उसका बॉडी मास इंडेक्स 15.2 आ रहा है, देन सी इज अंडर नरिश्ड, यानी वह क्या है, कुपोषित है। अंडर नरिश्ड यानी वह क्या है, कुपोषित है। सिमिलरली is the BMI of a boy age in 15 years and 6 months is 28, then he is overweight। अगर किसी का BMI, अगर कोई बच्चा 15 साल का है, लड़का 15 साल का है, 15 साल 6 महीने का है और अगर उसका BMI 28 आ रहा है तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा वेट है, उसका ओवरवेट है। डिस्कस द लाइफ सिचुएशन फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट। तो आपको इस एज में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप कमज़ोर भी ना हो जाएं और आप इतना ना खाने लग जाएं कि आप जो है बहुत ज़्यादा आपकी वेट हो जाए। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यही वो लाइफ होता है जिसमें व्यक्ति को अपना बॉडी बनाना होता है, अपना शरीर को तंदुरुस्त रखना होता है ताकि वो पढ़ाई में काम आ सके, ताकि वो और चीज़ों में काम आ सके। आगे देखते हैं। फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन, ताकि आपको कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इसके लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छा खाना पीना और डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इनके आधार पे भी जिन राज्यों में BMI कम है, जिन राज्यों में कुपोषण की संख्या बहुत अधिक है, वहाँ उन राज्यों को इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी जो है, अगर जिस राज्य में कुपोषण नहीं होगा, जिस राज्य में खाने पीने की अच्छी सुविधाएं होगी, या जहाँ बहुत ज़्यादा वेट नहीं होगा, ऐसे राज्य के लोग, ऐसे राज्य में जो लड़के होंगे वो स्मार्ट होंगे और यही आगे चल करके यही लोग जो है देश का भविष्य बनेंगे। तो ऐसे कंडीशन में तभी देश डेवलप करेगा। श्रीलंका में आज एक दोस्तों, श्रीलंका में जो है 60 ईयर्स से अधिक 60 ईयर्स एज के बाद जो लोग हैं उसकी संख्या अधिक है। यानी 60 साल के बाद की संख्या अगर किसी देश में अधिक है, इसका मतलब है वो कार्यशील जनसंख्या नहीं है, वो काम करने वाली जनसंख्या नहीं है, इसलिए श्रीलंका डेवलप नहीं है। हमारे देश में 14 साल से लेकर के करीब 45 ईयर्स के जो लोग हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है और कुपोषण की संख्या किसी राज्य में तो बहुत अधिक है, लेकिन मैक्सिमम जो राज्य है जहां सरकार ने खाने पीने चावल बांटने का सिस्टम अच्छा किया है, गेहूं चावल की सुविधाएं अच्छे से की है, पढ़ने लिखने की सुविधाएं अच्छी है, दवाई वितरण अच्छे तरह से हो पा रहा है, वहाँ के बच्चे जो है स्मार्ट होते हैं, पढ़ने लिखने में तेज होते हैं। और ऐसे कंडीशन में जब पूरे देश का कंडीशन ऐसा होगा जहाँ ओवरवेट नहीं होगा, जहाँ कुपोषण की संख्या नहीं होगी, तभी वह देश डेवलप कर पाएगा। तो यहाँ इसीलिए समझाया जा रहा था कि BMI इंडेक्स जहाँ का एवरेज होगा वहाँ उस राज्य के लोग स्मार्ट होंगे और उस राज्य में तभी वह राज्य डेवलप कर पाएगा, तभी वह राज्य विकास कर पाएगा। और जब पूरे भारत में अगर ऐसा होगा तभी पूरा भारत डेवलप कर पाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन को मतलब है मानव, डेवलपमेंट का मतलब है विकास, रिपोर्ट का मतलब है रिपोर्ट। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। वंस इट इज रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट, ये बात तो हमने रियलाइज़ किया कि हर चीज़ के लिए इनकम ही इम्पॉर्टेंट है। हर पैसे के बिना तो कहता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो
पैसे के बिना तो दोस्त कुछ हो ही नहीं सकता। पैसे तो अब तक जो हमने कल से पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर को, या ऐसे भी आप अपने पर्सनल लाइफ में भी देखते होंगे, समझते होंगे कि भाई पैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन दोस्तों केवल पैसा से हम डेवलप नहीं कर सकते, केवल पैसे से हम डेवलप नहीं कर सकते। डेवलप करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए। देखते हैं क्या क्या। येट इट इज एन inadequate measure of level of development, we begin to think of other criteria। कह रहा है डेवलपमेंट के लिए और भी कई सारे क्राइटेरिया को हमें लेना पड़ेगा। केवल डेवलपमेंट करने के लिए BMI इंडेक्स, केवल इनकम, केवल पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं है। और भी कई सारे क्राइटेरिया से हम किसी राज्य को डेवलपमेंट का पैमाना माप सकते हैं। डेवलपमेंट का क्राइटेरिया से ये पता सा लगा सकते हैं कि कौन सा राज्य डेवलप्ड है और कौन सा राज्य डेवलप नहीं है, कौन सा कंट्री डेवलप है, कौन सा कंट्री डेवलप नहीं है। किसी कंट्री को डेवलप्ड और अनडेवलप्ड स्टेट में हम कैटेगराइज करते हैं। तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। इसमें देखते हैं कैसे डेवलप्ड स्टेट और अनडेवलप्ड स्टेट बताया जाता है। देखते हैं। There could be a long list of such criteria, but then it would not be useful। कह रहे हैं इसके लिए तो बहुत लंबा लिस्ट है, इसके लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत लंबा क्राइटेरिया है, लेकिन हम यहाँ पे वो हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है। हम 10th क्लास में हैं तो हमें उतना बहुत अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे तब और डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे, तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा। What we need is a small number of most important thing। करें कि व्हाट वी नीड, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कम से कम संख्या के आधार पे, कम से कम नंबर के आधार पे, कम से कम वस्तुओं के आधार पे हमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, जिससे हम अपने आप को डेवलप और अनडेवलप्ड में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स कह रहा है जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, वो इंडिकेट तो करता है सच एज द वंस ऑफ यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा। अभी हमने देखा था कि हेल्थ और एजुकेशन के आधार पे ही हमने हरियाणा को, हमने केरला को, हमने पंजाब को डेवलप्ड स्टेट कहा, और हमने हेल्थ और एजुकेशन के कैटेगराइज करने, कंपैरिजन करने के बाद हमने बिहार को, हमने उड़ीसा को अनडेवलप्ड स्टेट कहा। Are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development। जो पहले के ज़माने में लोग थे वो डेवलपमेंट को कैसे नापते थे, तो वो केवल इनकम को जो है यूज अलॉन्ग विद इनकम, यानी वो सबसे ज़्यादा जो वेट देते थे वो इनकम को देते थे। और इनकम, जिसकी इनकम बहुत अधिक है, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले अगर कोई डेवलप है तो केवल यह मानता था कि भाई अगर ये बहुत अधिक इनकम है, इसकी बहुत अधिक ज़मीन जायदाद है, तो वो अमीर है, वो डेवलप है। अदरवाइज जिसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, वो अनडेवलप्ड यानी पुअर कहलाएगा। वही कह रहा है। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट में पब्लिश्ड बाय UNDP कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल। जो ह्यूमन के, मानव के डेवलपमेंट का रिपोर्ट जो है वो UNDP, पूरे विश्व के कंट्री का डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP जारी करता है। कि अमेरिका डेवलप्ड है कैसे पता करता है, यही UNDP ही उसे जारी करता है, इशू करता है। और अमेरिका को, नॉर्वे को, जापान को, ब्राज़ील को, फ्रांस को, इन सब देशों को डेवलप्ड कंट्री और छोटे छोटे कंट्री को डेवलपिंग कंट्री में कैटेगराइज करता है। तो ये यही संस्था है जो UNDP, एक संस्था है जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये UNDP वाला तो IAS में आया हुआ है, मुझे पता है, आप देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन कई बार, एक बार नहीं 3-4 बार ये UNDP पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन इशू करता है, तो UNDP जो है UNO का एक संस्था है। अब मत पूछना कि UNO क्या है। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ताकि पूरे विश्व के सभी देशों को कंट्रोल करने के लिए UNO की स्थापना हुई थी। तो UNO का ही एक पार्ट है UNDP, और UNDP ही पूरे विश्व के सभी देशों को रैंकिंग जारी करता है कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप है और कौन सा कंट्री कितना पुअर कंट्री है।
तो वो डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट जारी करने के लिए किन किन चीज़ों को मेजरमेंट करता है, तो उसमें क्या करता है, उसका हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, इन दो चीज़ों के आधार पे किसी की कंट्री को डेवलप्ड स्टेट और किसी कंट्री को पुअर कंट्री के रूप में वो कैटेगराइज करता है। कौन? यूएनडीपी। अभी आप लिस्ट देखोगे, लिस्ट निकाल करके देखना भारत का रैंकिंग कितना नीचे है। It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2020 में जो डेटा जारी किया गया है, उस डेटा में इंडिया का पोजीशन देखो कितना नीचे है। थोड़ा सा इसको देखेंगे अभी हम लोग। दोस्तों थोड़ा इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं, टेबल 1.6 को, कि भाई इसमें क्या कह रहा है। सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2019 में इंडिया और इसके पड़ोसी देश, नेबर मतलब पड़ोसी देशों के बारे में एक डेटा दिया गया है, और इसके आधार पे किस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री और किस कंट्री को पुअर कंट्री कहा जाता है। थोड़ा यहाँ से भी हम समझते हैं कि डेवलप कंट्री किसे कहा जाता है, डेवलप कंट्री कहने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है, और पुअर कंट्री के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ नहीं है सुविधाएं, इसीलिए उसको पुअर कंट्री कहा जाता है। थोड़ा देखते हैं दोस्तों। श्रीलंका है पहला, देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में जो पर कैपिटा इनकम है, एक व्यक्ति की एक साल में इनकम है, वो 12,707 रुपये है। अब श्रीलंका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, श्रीलंका में कोई भी व्यक्ति 77 साल एवरेज जो लोग हैं वो 77 ईयर्स जी रहा है, जबकि इंडिया में केवल 69.7 साल, यानी करीब करीब जो है 8 साल कम श्रीलंका से हमारे देश के लोग जी रहे हैं। इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो देखो 6,681 रुपये 2019 के अकॉर्डिंग, यानी जो यूएनडीपी ने निकाला है, एक व्यक्ति की इनकम इंडिया में हर व्यक्ति की इनकम इंडिया में एवरेज इनकम 6,000 साढ़े 6,000 के आसपास एक साल की इनकम है, जबकि श्रीलंका की इनकम 12,000 करीब 13,000 के आसपास है। अब थोड़ा सा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एंड 25 एंड अबव। अब देखो साक्षरता दर जो है यानी 15 साल 25 साल से प्लस जो लोग पढ़े लिखे हैं वो करीब जो है वहाँ 10.6% है। और HDI रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है हमारे श्रीलंका का 73 पोजीशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक में जो श्रीलंका का पोजीशन है पूरे सभी कंट्री में 210 कंट्री में वो करीब 73 पोजीशन है, जबकि इंडिया का देखें तो 130 पोजीशन है। यानी हमारे यहाँ मानव का जो विकास है वो कम हुआ है। मानव का विकास कैसे होगा? एजुकेशन होगा, उसके पास नौकरी की सुविधाएं होगी, फ्रीडम होगा, तो ये कैसे होगा? इसका मतलब है हमारे इंडिया हमारे 130 कंट्री में 129 कंट्री के बाद वाला पोजीशन है, जबकि श्रीलंका हमसे बेटर है। आगे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा म्यांमार के बारे में देखते हैं। म्यांमार कि म्यांमार का क्या कंडीशन है। म्यांमार पता ही है, म्यांमार जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, इनके इस आसपास में म्यांमार एक कंट्री है। तो म्यांमार में जो नेशनल इनकम है वो 4,961 है, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट करीब हमसे कम है। 67 साल ही वहाँ व्यक्ति जी रहा है एवरेज, और करीब जो है 50% के आसपास जो है वहाँ लोग जो है वो स्कूल जा रहे हैं। 25 साल से अबव जो लड़के हैं, जो लोग हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद जो बर्मा का स्थान है वो हमसे भी नीचे है, यानी 138 पोजीशन है। यहाँ देखिए 148 पोजीशन है, यानी हमसे नीचे रैंक में मानव विकास सूचकांक, यानी मानव का वहाँ डेवलपमेंट बहुत नहीं हुआ है, हमसे कम हुआ है। थोड़ा पाकिस्तान का देखते हैं, यहाँ पे भारत से कम इनकम है, या करीब 5,005 रुपये पर कैपिटा इनकम है, जबकि वहाँ जो लोगों का जीवन जीने का एवरेज है वो करीब म्यांमार के बराबर है, यानी 67.3 है। यानी थोड़ा सा पाकिस्तान के लोग म्यांमार से ज़्यादा जी रहे हैं, जबकि करीब 52% के आसपास जो लोग हैं 25 साल या उससे अबव जो है पढ़ने के लिए विद्यालय
स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और जो है ये HDI रैंक में हम 154 पोजीशन है, यानी इंडिया से करीब करीब जो है 24 पोजीशन पे, वो 24 से कम पोजीशन पे है। नेपाल का थोड़ा देख लेते हैं। नेपाल 3457, कितना कम इनकम है नेपाल का, जबकि नेपाल के लोग अधिक जी रहे हैं। 70 साल इनकम कम है लेकिन जी अधिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तभी तो वहाँ जी रहे होंगे इतना। उसके बाद करीब करीब 50% लोग जो है वहाँ 25 साल से अबव जो लोग हैं वो बच्चे वो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और 143 पोजीशन है, यानी इंडिया से करीब करीब 13-14 स्थान नेपाल का नीचे है। जबकि बांग्लादेश में करीब करीब 4976, यानी पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मा और बांग्लादेश का लगभग जो इनकम है लोगों का लगभग समान है। जबकि बांग्लादेश के लोग अधिक जी रहे हैं, इंडिया से भी अधिक जी रहे हैं, 72 साल जी रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ की सरकार ने जो है एनवायरनमेंट पे, पॉल्यूशन पे थोड़ा काम किया होगा। लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पर लोगों को खाने पीने की सुविधाएं अच्छी होगी, तभी तो लोग जो है 72 साल जी पा रहे हैं। उसके बाद करीब करीब जो बांग्लादेश है वहाँ देखो 25 साल से अबव करीब करीब 62% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे तो बांग्लादेश बहुत बढ़िया है और 134वें पोजीशन पे है, यानी HDI रैंक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव का विकास के पोजीशन में 134वें पोजीशन पे है। तो कहने का मतलब ये है, इन चीज़ों से हमने ये देखा कि भाई जिन कंट्री में सुविधाएं हर तरह की अच्छी होगी वहाँ वो डेवलप्ड स्टेट कहलाएगा, और जहाँ सुविधाएं कम होगी, जहाँ इनकम कम होगा, तो वहाँ पे लोगों का जो डेवलपमेंट रेशियो है वो कम होगा। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं हम लोग, क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। ये जो आपने देखा 134वां पोजीशन, 143वां पोजीशन, 154 पोजीशन, 148 पोजीशन, ये 189 कंट्री में ये रैंकिंग निकाला गया था। और 189 पोजीशन में, 189 कंट्री में अपने इंडिया का जो पोजीशन है 130 है, जबकि श्रीलंका का 73 है। इसका मतलब है श्रीलंका के लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमसे अधिक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ। जब व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक मरता नहीं है तब तक उसकी जो उम्र है वो डिनोट होती है, उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते हैं। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड ऑफ इन डॉलर्स। पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर्स में कैलकुलेट होती है फॉर ऑल कंट्री, सभी कंट्री के लिए डॉलर्स में ही कैलकुलेट होती है। इट कैन बी कंपेयर्ड, तभी आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इट इज ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो डॉलर में काउंट होता है वो डॉलर से हर कंट्री में हम समान रूप से सामान खरीद सकते हैं और कोई भी वस्तुएं और सेवाएं हम खरीद सकते हैं, कहीं भी अपना कंपनी लगा सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, हम कहीं भी कैश उसको डॉलर को हम रुपये में, डॉलर में कहीं भी कैश कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा और इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जो है डेवलपमेंट होता है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और आज जो है इज नॉट, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। इज नॉट इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट एंड अ बिग कंट्री लाइक आर्स हैज सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड। यानी जो श्रीलंका है, श्रीलंका का आपने देखा कि किस प्रकार से वो इंडिया से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट के मामले में बड़े कंट्री के तरह जो है वो अपना रैंक बढ़ा रखा है। जबकि टेबल 1.6 ऑल्सो शोज दैट थ्रो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम। यानी नेपाल और जो बांग्लादेश है उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, जबकि
नेपाल की और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया की तुलना में बहुत कम है, येट दे आर बेटर देन इंडिया इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जबकि लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बांग्लादेश और नेपाल जो है वो इंडिया से भी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये हमने अभी देखा। कह रहा है मेनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI, यानी HDI कैलकुलेट किया तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट जो है हमने देखा। मेनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला जाता है तो कई सारे कंपोनेंट को ऐड किया जाता है, कई सारे कंपोनेंट्स के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट निकाला जाता है। बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट। यानी हमने अब तक तो ये समझा ही कि भाई मानव के डेवलपमेंट के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये तो हमने देखा ही। व्हाट डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एक कंट्री के खुशी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होता है। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेल बीइंग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी एक व्यक्ति का केवल पैसा ही, केवल नौकरी ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका स्वास्थ्य, बल्कि उसका हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, उसके पास हर चीज़ की सुविधाएं इंपॉर्टेंट हैं किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। वही कह रहा है डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कह रहे आप सोचते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजरिंग करने के लिए और भी कई सारे एस्पेक्ट को शामिल करना चाहिए, तभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है विकास, धारणीयता, और डेवलपमेंट का मतलब तो हम इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं कि विकास। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमें जो भी रिसोर्स है हमारे पास, उसका इस तरह से यूज करें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उसको भी उस रिसोर्स का कुछ हिस्सा मिले। ये तो ऐसे ही कहावत है कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं लिया है। यानी जो हमारे पूर्वज थे, हमारे दादाजी, परदादाजी, यानी आज से 200 साल पहले जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनसे हमने अपने उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यानी 50 साल के बाद आने वाले जो लोग होंगे, उससे हमने उधार लिया है। तो जब हमारे मन में इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, जब हमारे मन में इस तरह का विचार आएगा, तभी हम रिसोर्स का उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। ताकि अगर रिसोर्स को बचाएंगे, अगर संसाधन को बचाएंगे, तो आने वाला जो पीढ़ी है वो उस संसाधन का यूज कर पाएगा और वो अपने डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअसली जारी रखेगा, बरकरार रखेगा। देखते हैं। सपोज क्या कह रहा है, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलपमेंट। मान लिया जाए कि एक विशेष देश, एक सर्टेन जो कंट्री है, पर्टिकुलर कंट्री बहुत डेवलप है, क्वाइट डेवलप्ड, बहुत डेवलप है। We would certainly like this level of development to go further or at least the maintained for future generation। अगर उस कंट्री का नागरिक इसी तरह से अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यूअसली जारी रखना चाहता है, यानी अगर जारी नहीं रखना चाहता है तो जो लेवल है उसको मेंटेन रखना चाहता है, अगर यह विकास का जो स्तर उस कंट्री में बना हुआ है, अगर कंटिन्यूअसली यही लेवल बना रहे, तो इसका मतलब है दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। यानी इसका मतलब ये है कि यह वांछनीय है, ये ज़रूरी है, डिजायर है उसकी कि भाई जो लेवल हमारा डेवलपमेंट का, अमेरिका के जो लोग डेवलप्ड हैं, जिस तरह से वो अपने डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, उसी तरह से वो चाहेंगे कि भाई हमारा डेवलपमेंट होता रहे, लेकिन इतना रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर ले ताकि अमेरिका में जो भी रिसोर्स है वो 20-30 सालों में ख़त्म हो जाए, ताकि आने वाले लोग उस रिसोर्स का इस्तेमाल ही ना कर पाएँ। However, since the second half of 20th century, second half of the 20th century, यानी करीब 1960-70 के एरा में a number of scientists have been warning that the
द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। 1970 के आसपास, 1960 के आसपास बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा घोषणा किया था, ऐसा डिक्लेरेशन किया था कि जिस तरीके से हम देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। यानी हम बहुत ज़रूरत से अधिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा देश डेवलप तो हो रहा है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से हम संसाधन का दुरुपयोग करके डेवलप कर रहे हैं, आने वाले अगर इसी तरह से डेवलपमेंट करते रहेंगे तो आने वाले 100 या 200 सालों के बाद हमारे देश में रिसोर्स नहीं बचेगा और हमारा डेवलपमेंट एक लिमिट तक जा कर के रुक जाएगा। देखते हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स। यानी हमने विश्व को, हमने वर्ल्ड को, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड, हमने अपने विश्व को पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं लिया है। फोर फादर्स का मतलब होता है उत्तराधिकार में लेना। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने जो भी संसाधन हमारे पास है हमने इसे उधार लिया है। किससे? जो हमारे पीढ़ी होगी 40-50 साल के बाद, जो हमारे देश में जो जनरेशन होंगे, उससे हमने उत्तराधिकार के रूप में संसाधन को लिया है। थोड़ा सा हम लोग इस ग्राउंड वाटर को देख लेते हैं कि भाई ग्राउंड वाटर का क्या सीन है। दोस्तों, यह कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड वाई दिस इज सो दाउ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। थोड़ा सा हम देखते हैं कि अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि भाई एग्जाम्पल में ग्राउंड वाटर की क्या सिचुएशन है, क्या जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से हम अगर डेवलपमेंट करेंगे तो क्या हमारा डेवलपमेंट सही दिशा में जा रहा है। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कह रहा है रिसेंट एविडेंस, हाल फिलहाल में यानी 10-20 सालों के दौरान जो ग्राउंड वाटर का जो प्रॉब्लम है वो सीरियस प्रॉब्लम होता जा रहा है भारत के, इंडिया के कुछ पार्ट्स में, कंट्री ऑफ द पार्ट्स, मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के, इंडिया के बहुत सारे राज्य में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे चला जा रहा है। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। 20 सालों में करीब पूरे भारत में 650 जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो 300 जिला डिस्ट्रिक्ट में से ये रिपोर्ट आया है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो 4 मीटर तक नीचे चला गया है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ऑब्टेनिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। कह रहा है कि करीब जो है नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के करीब 1/3 एरिया में जो है ग्राउंड वाटर का जो है ग्राउंड वाटर के उपयोग में अति उपयोग कर रहा है, यानी एक्सेसिव यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है। इन अदर 23 ईयर्स ऑफ 23.6% ऑफ द कंट्री would be during the same it is a person of way using the resource countries। यानी यहाँ कह रहा है इन अनदर 25 ईयर्स, 25 सालों में 60% ऑफ कंट्री का जो 60% था प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्स कंटिन्यूड। इसी तरह से 25 वर्षों में देश का लगभग 60% भाग इस रिसोर्स का, पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा होगा। यानी आने वाले 25 सालों में अगर इसी तरह से लोग जो अगर पानी का दुरुपयोग कर रहे होंगे तो वही कह रहा है कि ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड ऑन एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। पंजाब और जो वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी का मतलब इटावा, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में जो वेस्टर्न यूपी के ये सब सारे ज़िले हैं जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल किया गया था। तो पंजाब और इस एरिया में जितनी भी फसल उपज हो रही है, सारा पानी जो खेतों में डाला जा रहा है वो ग्राउंड वाटर से डाला जा रहा है। मशीन लगा करके धरती के नीचे का पानी जो है उससे इरिगेशन किया जा रहा है, सिंचाई किया जा रहा है। तो कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि क्या यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं है। नहर की व्यवस्था है, लेकिन सालों भर पानी नहीं आ पाता है उन नहरों में, इसलिए जो लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में इरिगेशन करने के लिए। हार्ड रॉक कह रहा है, हार्ड रॉक plateau areas of central and south India, some coastal areas and the rapidly groundwater settlements। कह रहा है कि भूमिगत जल का
कुछ राज्यों में पंजाब और पश्चिमी वेस्टर्न यूपी में जो है कुछ जो समृद्ध क्षेत्र हैं, जो अमीर क्षेत्र हैं, उन राज्यों में भारत के चट्टानी क्षेत्रों में, कुछ कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया का मतलब है समुद्र के तटवर्ती एरिया राज्यों में, क्षेत्रों में तेज़ी से जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बस्तियां विकसित हो रही है, जो शहर विकसित हो रहा है, जो शहर बस रहे हैं, जो लोग बस रहे हैं, वो बहुत अधिक पानी का, भूमिगत जल का, ग्राउंड वाटर का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जो ग्राउंड वाटर है वो तेज़ी से हमारे देश में घटता जा रहा है। कह रहा है वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो चीज़ों से, एक तो खेती में इसका, इरिगेशन में, सिंचाई में इसका इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग इसका इस्तेमाल जो है पीने में, और पीने के अलावा जो है फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज जो है वो फैक्ट्री में होता है। तो उससे क्या होता है, केमिकल फैक्ट्री में पानी यूज होता है और वही पानी दोबारा से जो है वेस्ट वाटर हो जाता है। केमिकल वाला पानी जो है नदियों में भी जाता है तो जीव जंतुओं को मार देता है। तो कहने का मतलब है अगर इसी तरह से हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारा एक समय आएगा कि ग्राउंड वाटर जो है पीने के लिए जल नहीं मिलेगा और हमारे जो लोग होंगे वो बिना पानी के प्यासे तरस जाएंगे। आगे देखते हैं, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। ग्राउंड वाटर इज एन ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर जो है वो रेन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में मैंने बताया था कि रिसोर्स दो प्रकार का होता है, रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल रिसोर्स जिसको कम समय में नया बना सकते हैं, दोबारा से कम समय में उसे बना सकते हैं, उसे रेन्यूएबल रिसोर्स। जैसे सूर्य से हम बिजली बना सकते हैं, पानी को प्योर मशीन से हम प्योर करके हम पी सकते हैं, लेकिन जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, उसे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे जितने भी मिनरल्स हैं, सोना, चांदी, कोयला, ये सारे को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो वही कह रहा है जो पानी है वो रेन्यूएबल रिसोर्स है, यानी हम उसे दोबारा से नया बना सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। कह रहा है कि फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, यानी दिज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। ये जो ग्राउंड वाटर है इसको नेचर ही इसको पूर्ति करता है, एज इज केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। और जो पानी पौधा और क्रॉप्स फसल ले लेता है, उस पानी को दोबारा से जो है नेचर ही इसे भूमिगत जल के रूप में चेंज करता है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में भी ओवर यूज्ड। तो वही कह रहा है कि अगर इन साधनों का हम अति उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्स का ओवर यूज करेंगे तो यह रिसोर्स क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ यू यूज मोर देन वाटर what is being replenished by rain, then we would over using these resources। तो वही कह रहा है कि जितना बारिश होता है अगर उससे ग्राउंड वाटर बनता है, उससे ज़्यादा अगर हम ग्राउंड वाटर का यूज पहले से ही कर लेंगे तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। यानी जितना बारिश पड़ा, वो बारिश का पानी जो है क्या होता है, धरती के नीचे धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है, वो भूमिगत ग्राउंड वाटर बन जाता है। लेकिन जितना बारिश पड़ा उससे ज़्यादा अगर हम धरती के नीचे से पानी निकाल लेंगे तो ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। बस थोड़ा सा है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच विल बी गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स जो है वो रिसोर्सेस होता है जिसको कुछ वर्षों के बाद यूज करने के बाद वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। उसे हम दोबारा नहीं बना सकते, उसका फिक्स स्टॉक है, उसको दोबारा से हम नहीं बना सकते। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। वही कह रहा है इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनको दोबारा से हम नहीं बना सकते। कभी कभी ऐसे रिसोर्स मिल जाते हैं जिसका हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होता है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, हम दूसरा रिसोर्स को डिस्कवर कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। न्यू सोर्सेज
न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू स्टॉक। और इस तरह से नए जो न्यू स्टॉक है, नए स्टॉक जो है भंडार में, स्टॉक में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन समय के साथ क्या होता है, एक टाइम के बाद धीरे धीरे हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल बी एग्जॉस्टेड। नया कोई रिसोर्स का अगर हम खोज करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी क्या होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले टाइम में जो है अगर रिसोर्स नहीं रहेगा तो हमारे जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो कैसे यूज करेंगे, वो अपना डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूसली कैसे जारी रख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो क्रूड ऑयल है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मैंने अभी बताया, जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, जो एक बार बन जाता है उसे हम नया नहीं बना सकते। जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये हम एक बार बन जाता है तो इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, समाप्त होने के बाद ये दोबारा से नहीं बना सकते। However, we may find a source of oil that we did not know of earlier explorations explorations resources. However, we may source of that did not know of earlier explorations are being undertaken all the time. यहाँ ये कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी वो उसका लिमिट है कि इतने मात्रा में यहाँ है। हाउएवर वी मे फाइंड ऑफ सोर्स, हम क्रूड ऑयल का भंडार खोज सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और हर समय जो है सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए फिक्स कर रखा है कि भाई पता करते रहो कि कहाँ क्रूड ऑयल है, कहाँ कौन सा रिसोर्सेज है। लेकिन अगर जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो, लेकिन इसके लिए हम हमेशा खोज चलती रहती है कि भाई कहाँ रिसोर्स मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर उस रिसोर्स का अति उपयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो आने वाले टाइम में वह रिसोर्स क्या होगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। टेबल 1.7 क्रूड ऑयल रिजर्व्स। मिडल ईस्ट आपको पता होगा, मिडल ईस्ट, तो हम यहाँ पे कच्चे तेल का जो एक्स्ट्रा भंडार देख रहे थे वो मध्य पूर्व में, यानी मध्य पूर्व में जो है, ये मध्य पूर्व इंडिया के पास ये जो मध्य पूर्व है, ये जो मध्य पूर्व है, यहाँ 89 बिलियन टन का स्टॉक है। और करीब 93 के साल के आसपास, 93 वर्ष के आसपास का यहाँ स्टॉक है। तो उसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका है, वहाँ पे 4 बिलियन का स्टॉक है। ये अमेरिका है, ये कौन सा है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पे जो तेल का स्टॉक है वो 10 साल के आसपास का बचा हुआ था। और उसके बाद पूरे विश्व में अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे वर्ल्ड है, यहाँ 137 बिलियन यानी 137 बिलियन का स्टॉक है। और करीब पूरे वर्ल्ड के पास 43 ईयर्स का पूरे विश्व में स्टॉक है कि भाई यहाँ इतने दिनों का तेल का भंडार है, प्राकृतिक कच्चे तेल का भंडार है। अगर इसी तरीके से, अगर जिस तरीके से इतना तेल का भंडार है, इतने साल चलेगा, 43 साल में पूरे विश्व से तेल का भंडार ख़त्म हो जाएगा। अगर 93 साल चलेगा, 93 वर्ष चलेगा से मध्य पूर्व में, जो मध्य पूर्व है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यहाँ पे अगर इन लोगों ने तेल देने से मना कर दिया, इन लोगों ने पेट्रोलियम देने से, दूसरे देशों को बेचने से मना कर दिया, तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा, पूरे विश्व का विकास रुक जाएगा। इसीलिए संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो। तो दोस्तों आगे जो है, आगे हमने पुराना डेटा आपको बताया था, अब थोड़ा सा नया डेटा को देख लेते हैं। जो मिडल ईस्ट था वहाँ करीब 800, मिडल ईस्ट में करीब जो है 808, मिडल ईस्ट में जो है 808, मिडल ईस्ट में जो है 808 मिलियन बैरल्स का स्टॉक है 2017 के अकॉर्डिंग। और 70 साल तक का रिजर्व है मिडल ईस्ट के पास। यानी मिडल ईस्ट का मतलब है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, इन सब कंट्री के पास। जबकि अमेरिका के पास देखा जाए, USA के पास देखा जाए तो 50 मिलियन बैरल्स,
50,000 मिलियन बैरल्स अमेरिका के पास है, और करीब करीब लास्ट जो है 10.5 साल यानी 11 साल के आसपास इनके पास रिजर्व है। और पूरे वर्ल्ड के पास अगर देखा जाए 1697 थाउजेंड मिलियन बैरल्स, और करीब करीब 50 सालों का पूरे वर्ल्ड के पास स्टॉक है। अगर 50 सालों के बाद जो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, तो फिर वो कैसे, वो डेवलपमेंट आने वाले जो जनरेशन है वो डेवलपमेंट को कैसे कॉन्टीन्यूअसली रख पाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स क्रूड ऑयल मोर इम्पॉर्टेंट इन ऑल्सो टेलर्स। इसको समझ गए, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको समझाने का। तो अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। यानी ये कह रहा है कि, कहने का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट का पतन हो रहा है, एनवायरनमेंट जो पूरी तरह पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो केवल जो है कोई एक स्टेट इसमें इम्प्रूव नहीं कर सकता है, कोई एक कंट्री इसमें इम्प्रूव नहीं कर सकता है। एक कंट्री के सभी स्टेट्स को, एक कंट्री के हर नागरिक को इसके ऊपर प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन होने से, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन होने से, एनवायरनमेंट को पतन होने से हम बचा सकते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब है पतन होना, बर्बाद हो जाना। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। कह रहा है ये जो इशू है, ये जो विकास की धारणीयता का इशू है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इशू है, ये किसी एक कंट्री से भी रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन से रिलेटेड है। और ये एक कंट्री, एक स्टेट से रिलेटेड नहीं है। सस्टेनेबली ऑफ डेवलपमेंट इज कॉम्पेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, philosophers and other social activities, other social scientists are working together। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें कोई एक वैज्ञानिक, जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री, फिलोसफर, दार्शनिक, या जो सोशल वर्कर, साइंटिस्ट हैं, इन सभी को मिल करके काम करना पड़ेगा। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, अभी अधिक से अधिक लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी होगी कि भाई संसाधन का कम से कम यूज करो, उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत से अधिक रिसोर्स का इस्तेमाल ना करें, ताकि जो अगर रिसोर्स बचेगा तो आने वाले जो पीढ़ी होंगे, आने वाले जो इंडिया के पूरे वर्ल्ड के जो लोग होंगे, उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपना डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअसली कर पाएंगे। आगे थोड़ा सा देखते हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल, यानी यहाँ कह रहा है कि विकास, इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का जो क्वेश्चन है वो हमेशा चलने वाला प्रश्न है। वो एक समय में जाके ख़त्म नहीं हो जाता, कॉन्टीन्यूअसली जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक ये डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में थे तब हमारे पास गाड़ी नहीं था, सड़कें नहीं होता था, हम क्या करते थे, पैदल ही एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। करीब हमने 1500 साल तक ऐसे ही किया। 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में लोगों ने गाड़ियाँ बनाने शुरू कर दी, फिर बैलगाड़ी से हम लोग जहाज़ पे आ गए, फिर उसके बाद मोटर गाड़ी पे आ गए, धीरे धीरे ट्रेन का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे 1911 में हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्टीन्यूअसली, जब तक ये सभ्यता रहेगी, जब तक ये धरती पे लोग रहेंगे, तब तक ये कॉन्टीन्यूअसली लगातार चलने वाला चीज़ है। एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। हर व्यक्ति को, एक सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो उस सोसाइटी का मेंबर हो या इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को ये पूछने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर वी वांट टू गो, हम जाना कहाँ चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं हम। प्रोग्रेस करना तो चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन कैसा प्रोग्रेस? क्या हम धरती का विनाश करके हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं? क्या ऐसा प्रोग्रेस कि हम 10 साल में खूब प्रोग्रेस कर जाएं और 10 साल के बाद हमारे पास कोई प्रोग्रेस करने के लायक रिसोर्स ही ना बचे? क्या हम ऐसा प्रोग्रेस करना चाहते हैं? वॉट वी विश टू बिकम एंड वॉट यू आवर गोल्स आर। कह रहा है वॉट वी विश, आपकी क्या इच्छा है और आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, किस तरह का डेवलपमेंट करना चाहते हो। क्या ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि इतना अधिक डेवलपमेंट कर लें कि हम डेवलपमेंट करें और हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो बेटे होंगे, हमारे जो बेटे के बेटे होंगे, उसका डेवलपमेंट रुक जाए? क्या हम ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं? सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कॉन्टिन्यू। जो डेवलपमेंट का जो डिबेट है वो कॉन्टीन्यूसली लगातार चलने वाला प्रोग्रेस है, लगातार चलने वाला बहस है, और ये बहस
जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगा, तब तक ये डेवलपमेंट का जो बहस है वो लगातार चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया और मैंने बहुत ही मन से, दिल से आपको समझाया, एक एक चीज़ों को क्लियर कर करके समझाया है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपका एक कॉन्सेप्ट, तभी आपकी एक समझ बनेगी। और ये केवल 10th क्लास का वीडियो नहीं है, आपके कंपटीशन में काम आएगा, हर कंपटीशन में ये चीज़ें काम आएगा। और दूसरी एक और चीज़ है, ये सभी बच्चे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो हमारे पास वो आपको मिल जाए। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आपका बेटरमेंट कैसे हो सकता है, आप सभी बच्चों का बेटरमेंट कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।